खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। तो ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपको आम आदमी के मसाइल और उन मसाइल में हमारे जिम्मेदारियां क्या हैं और हम उन्हें कैसे हल करते हैं। एक मिसाल जो हमारी आंखों देखी कानों सुनी है, और ये कानों सुनी और आंखों देखी यही है कि यहाँ का हर डॉक्टर हर किसी बीमार को सबसे पहले टेस्ट कराने का कहता है। सर दर्द हो तो टेस्ट, टांग में दर्द हो तो टेस्ट। यूजुअली जिस तरह माजी में होता था कि सर दर्द हो तो लोग कलपाल खा लेते थे, ठीक हो जाते थे। टांग में दर्द होता था, टंगपाल, जंगपाल, जो भी नाम हो, खा के ठीक हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में कोई भी बीमार घर में हो जाए, डॉक्टर के पास ले जाएं तो कम से कम 12 टेस्ट के लिए वो ज़रूरी लिख देता है हर बीमार को। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टेस्टों के बगैर हमारे डॉक्टर जो MBBS होते हैं, MD होते हैं, क्या वो इलाज नहीं कर सकते हैं? मखसूस लेबॉर्ट्रीज़ का मशवरा तो अलग सी बात है। कुछ वाक़ात जो हमने खुद देखे कि 8 महीने से 2 साल के बच्चों को भी हमने टेस्ट करते ही देखा। थोड़ा सा बुखार बच्चे को चढ़ा, अस्पताल लेके गए, डॉक्टर साहब के पास जब मिले तो पहले ही डॉक्टर साहब का पारा 7वें आसमान पर था। डॉक्टर साहब यूँ लग रहा था कि वो MBBS करके हमारी 7 पुश्तों पर एहसान कर चुके हैं और हमें यूँ लग रहा था कि हम उसके पुश्ते गुलाम हैं। बड़ी मिन्नत के बाद, या यूँ कहें बड़ा सर झुकाने के बाद, डॉक्टर साहब के पास जब पहुँचे, मरीज़ को लेके, बच्चा मुँह उनके सामने किया तो बच्चे को देखने के बजाय उन्होंने टेस्ट की एक लंबी फहरिस्त जारी कर दी। और ये फहरिस्त जो थी, जब हम बाज़ार पहुँचे तो करीबन 1200 रुपये के टेस्ट। और जब हमें बताया गया कि टेस्ट कराने तो हम पहले डर गए कि इतना खून निकालेंगे तो बच्चा तो उससे ही मर सकता है। बुखार का इलाज किया जा सकता था। थोड़ी सी पैरास्टामॉल लाई, थोड़ा सा सर दबाया, थोड़ा सा पानी सर पे डाला, स्पॉन्जिंग की, 2 घंटे के बाद बच्चा ठीक था। वो सारे टेस्ट नहीं कराने पड़े। तो सवाल सबसे ये होता कि हमारे अस्पतालों में जो डॉक्टर साहिबान या प्राइवेट प्रैक्टिस में डॉक्टर साहिबान हैं, क्या वो डॉक्टरी नहीं जानते हैं? क्या वो सही तौर पे डिग्री करके नहीं निकले? क्या उनको तशख़ीस मालूम नहीं है कि यूं जो भी गया उसके हाथ में नुस्खा थमा दिया और नुस्खे पे पहले ही 7 से 8, 10, 11 टेस्ट लिखे होते? और उन लोगों के भी माना टेस्ट ज़रूरी होते कुछ केसेस में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर बीमार को टेस्ट कराने हो। तो टेस्ट के पीछे कोई मामला तो नहीं है, ये सूरत कोई तशवीशनाक थ्योरी तो नहीं है, ये कहीं हमारे डॉक्टरों की थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच में कुछ माल कमाने वाला मामला तो नहीं है। क्योंकि मरीज़ को देखे बिना ही टेस्ट का करना, ये रुझान जो है, क्या हमारे डॉक्टर साहिबान वाकई में हमारी सरजमीन की पैदावार है? कोई खुदाई मखलूक तो है नहीं वो कि जहाँ से जो गया तो बस टेस्ट। तो ये एक अलमिया है। इस अलमिया पे हमें बात करनी पड़ेगी। हमें अपने शोबे तिब से जुड़े लोगों को बताना पड़ेगा कि एक तो आपका घुमंड और गरूर, और उसके बाद आप जो कर रहे हैं ये टेस्ट वगैरह, कहीं आप अपनी सोसाइटी के तय वो तो नहीं कर रहे हैं जो दुश्मन भी नहीं करते हैं। तो ये सवाल है, और सवाल हमारे शोबे तिब के साथ जुड़े लोगों के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बताया जाता है कि नई तालीमी पॉलिसी भी लागू हुई है। नई पॉलिसी की बात की तो नई पॉलिसी लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में तुलबा के दाखिले के लिए बताया जाता है कि सरगर्मियां अरूज पर हैं, और पिछले 2 सालों के दौरान 4200 सरकारी स्कूलों में 17% तुलबा के दाखिले में इजाफा भी हुआ है। और तालीम को ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमारे सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट मुहिम के तहत महकमे तालीम का दावा है कि 4200 से जो 17% इनरोलमेंट में इजाफा हुआ है वो सरकारी स्कूलों में हुआ है। सरकारी स्कूलों में वाकई इनरोलमेंट हुआ है? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये खानापुरी है या वाकई हुआ है? क्या इतना भरोसा हो चुका है? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सरमाई तातीलात 20 फरवरी को ख़त्म होने जा रही है, और मार्च 2024 के इम्तिहानात जो लिए जा रहे हैं, इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इंतजामात को आखिरी शक्ल भी दी है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अहदेदारों का कहना है कि तातीलात 20 फरवरी को ख़त्म होंगी और सालाना इम्तिहान भी फौरी तौर पर लिए जाएंगे ताकि तुलबा और तालिबात का तालीमी सीज़न मुतासिर न हो। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात मुनक्कद कराने के लिए वादी कश्मीर में इंतजामात को आत्मी शक्ल दी जा रही है, और बताया जाता है कि अगले आने वाले 48 घंटों में तुलबा व तालिबात को रोलमर सिलपें भी इजरा किए जाएंगे। इस हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इधर डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के हवाले से खबरें आ रही कि तमाम CAs को हिदायत की गई है कि जो असातिज़ा हायर सेकेंडरीज, हाई स्कूल या दूसरी जगहों पे तैनात थे, उन्हें 20 फरवरी से पहले अपने दफातर में, अपने स्कूलों में हाज़िरी देनी है। और इसी हवाले से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने CAs को हिदायत जारी किए हैं कि तमाम असातिज़ा जो हैं वो 20 से पहले अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएं, क्योंकि
18 फरवरी से मौसम ख़राब हो सकता है, मौसमियात ने पेशन गोई की है। और यूँ अगर 18 फरवरी से कहीं बर्फ़बारी हो गई तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी के जो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, उस वजह से ये असातिज़ा फिर बाद में बर्फ़ का बहाना करते हुए न पहुँच पाए। वो ये बहाना करेंगे, इसलिए पहले उन्हें पहुँचने का कहा गया है। ये तालीम की बात। लेकिन तालीम आपने हासिल कर ली तो उसके बाद आपकी क्या हैसियत रह जाती है। श्रीनगर में आज हमने एक मुजाहरे के दौरान हमें भी मालूम हुआ कि तालीम हासिल करने के बाद सरकार के लिए आपकी कोई हैसियत नहीं है। रोज़मर्रा की जो डेली उजरत पे काम करने वाला शख्स है, जो जनरल लेबर वर्क करता है, उसको 700, 800, 900 के आसपास दहाड़ी मिलती है। जो टेक्निकल है, जो बढ़ई है, तरखान है, जो दूसरा मेमार है, उनको 1500, 1200, 1400 मिलता है। लेकिन मुख्तलिफ कॉलेजों में काम करने वाले कंट्रैक्चुअल लेक्चरारों को अब गेस्ट फैकल्टी के तौर पे लिया जा रहा है। और जो कॉलेजों में काम करने वाले लोग थे जिन्हें कंट्रैक्चुअल या बाकी हिसाब से लिया जाता था, उनके साथ नाइंसाफ़ी ये कि अब उन्हें गेस्ट लेक्चरर्स के तौर पे लिया जाएगा और उन्हें 400 रुपये रोज़ के मिलेंगे, पर क्लास मिलेंगे। तो 400 एक क्लास से ज़्यादा तो लिया नहीं जाता है। आमतौर पर ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा देने की कोशिश नहीं की जाती है। तो 400 से अगर 800 भी हो गए, 2 क्लास भी इनको दिए गए तो 800 होंगे। तो 800 देकर PhD, MPhil, पोस्ट ग्रेजुएट तो अक्सर 99% इनमें से होंगे। तो इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है या ये तालीम के साथ नाइंसाफ़ी है, ये हायर एजुकेशन के साथ नाइंसाफ़ी है। तो ये सवाल श्रीनगर की आज एक मुजाहरे में उठाया जा रहा था और यही सवाल हमारे सोसाइटी में भी उठना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए कि अगर हमारे पढ़ाने वाले के साथ इंसाफ नहीं होगा तो वो पढ़ाएगा तो वो कहाँ उसमें इंसाफ करेगा। अगर वो खुद सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो कैसे उन बच्चों को सेटिस्फाई करेगा, उन लड़कों को सेटिस्फाई करेगा, उन तलबा और तालिबात को सेटिस्फाई करेगा जो उसे तालीम लेंगे। ये सबसे बड़ा अलमिया दुनिया जहाँ में उस्ताद को सबसे ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती है। अंग्रेज़ कहते हैं कि इसलिए तरक्की करते हैं कि वो अपने उस्ताद को सही उसकी इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त के साथ साथ उससे सही तनख्वाह इस तरह देते हैं कि वो किसी का मोहताज ना रहे। लेकिन हमारे यहाँ मोहताज क्या, भीख मांगने वाले पीनट्स दिए जाते हैं। तो उसके बाद उस्ताद क्या इंसाफ करेगा? कोई तवक्का है कि आपका बच्चा पढ़ पाएगा? ज़रा इनकी भी सुन लीजिए क्या इनजस्टिस वाली बात करे थे। कश्मीर के सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो कॉलेजेस में काम कर रहे हैं वो यहाँ पे जमा हो गया है। बिकॉज हमारी एक जेन्युइन डिमांड है, जो ऑर्डर हमें रिसेंटली निकाला गया है, दैट ऑर्डर वाज कि हम लोगों को अपॉइंट करेंगे एज गेस्ट फैकल्टी, जो हम नहीं चाहते हैं। बिकॉज वहाँ पे जो हमारी सैलरी मिलेगी दैट विल बी 400 रुपीज़ पर क्लास। तो 400 रुपीज़ आप खुद सोचें, बच्चे के हाथ में भी 400 दे देंगे तो उसका कोई कुछ हम लोग फैमिली कैसे चलाएंगे, हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल करेंगे। बिकॉज हम लोगों ने पढ़ाई की थी अभी तक इसलिए ताकि हम लोग कुछ कमा सके, एंड हम लोग अभी भी घर वालों पे डिपेंडेंट है। वो हमारे लिए शेम है, वो हमारे लिए गिल्ट फील होता है। PhD करके MPhil करने के बाद गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी, तो ये गेस्ट फैकल्टी शायद नाइंसाफ़ी है। लेकिन नाइंसाफ़ियाँ हमारा SSB भी करता रहा है। स्टेट बोर्ड ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है उसकी नाइंसाफ़ियों की लंबी कहानी है। ये लंबी कहानी में हमने बहुत देखा है, लेकिन बहुत से तलबा ने हमें पिछले कई दिनों से बताया कि जो पिछले नोटिफिकेशन निकली हैं उनका इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा है, बल्कि जो नई लिस्ट हैं उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है। पुराना जिनमें बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, जिसके लिए मेहनत की है, जिसके लिए फ़ीस जमा कराई, उसका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नहीं ले रहा है। और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के हुकाम भी इस पर कोई बात नहीं करते हैं। यूजुअली उनके फ़ोन जो हैं वो स्विच ऑफ रहते हैं, दफ्तरों में मिलते नहीं हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये एक अलमिया है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। लेकिन अब एक और अलमिया है, और जम्मू में आज वेटिंग लिस्ट के अलमिया को लेकर तलबा मुजाहरा करे थे। बताया जा रहा था कि वेटिंग लिस्ट को ख़त्म किया गया है, उम्मीदवार उससे जहनी तनाव का शिकार हो चुके हैं। सरकार को मेमोरेंडम भी दिया जा चुका है, लेकिन कदम नहीं उठाया जा रहा है कोई, ताकि इन बच्चों का जो मामला है उसको हल किया जा सके। हम बच्चों की बात करें, हम फ्यूचर की बात करें, ये हमारे बच्चे जो हैं हमारा फ्यूचर है। कल ये हमसे हमारी कौम की तकदीर बदलने वाले होंगे, लेकिन इनकी तकदीर का हाल सड़कों पे देखा जा रहा है। आप जिस तरीके से आज देख सकते हैं काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स आज दोबारा से सड़कों पर उतरे, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी मांगे वही हैं।
उन्हीं मांगों को लेकर हम सड़कों पर हैं। जिस तरीके से वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जम्मू कश्मीर की सरकार द्वारा रिसेंटली हटाया गया। बात बच्चों की तो बच्चे खेलते भी हैं, और खेलो इंडिया ऐसा सरकार का प्रोग्राम है जिसने बच्चों को एक नई मंजिल दी है। और अब की बार भी खेलो इंडिया के तहत गुलमर्ग में विंटर गेम्स हो रही है, और इन्हीं विंटर गेम्स में क्या कुछ होगा, उनके कामयाब एडिशन के लिए या उनके इनेकाद में इंतजामात के लिए जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला, ARTO बारामूला और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो गुलमर्ग के इलाके में थे, और यहाँ सभी महकमों को हिदायत दी गई कि वो खेलो इंडिया के लिए मुअस्सिर इक़दाम पर अमल करें, और हिदायत दी गई कि गाड़ियाँ हों या दूसरे मामलात हो, और ख़ास तौर पर एंटी सीक्रेट चेन्स का गाड़ियों पे इस्तेमाल ज़रूरी है। PDD, PHE या दूसरे इदारों को भी हिदायत दी गई कि मेहमान आएंगे और मेहमानों यहाँ से वो मैसेज लेके जाएं जो कश्मीर के बारे में सही इमेज लेके जाए। तो इसी हवाले से ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने मुकामी लोगों से भी बात की, ट्रेडर फैकल्टी से भी बात की, इंतज़ामिया से भी बात की। जी, आज हम लोग यहाँ पे अलॉन्ग विद स्पोर्ट्स काउंसिल, बाकी जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, CO साहब, हमारे SDM साहब, हमारे जितने भी इंजीनियरिंग विंग्स है, आप या PHE हो, PDD हो, RNB हो, मैकेनिकल हो, आज सब जैसे आप देख रहे हैं हम एक जॉइंट विजिट रखा है। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला। लेकिन चलते चलते आपको एक और ख़बर से बाखबर करें। हमने डोडा कश्तवाड़ के इलाके में पिछले दिनों कई इलाकों में रिहायशी मकानों में दरारें पड़ते हुए देखी, ज़मीन खिसकते हुए देखी, और जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे ने कश्तवाड़ और भद्रवाह के इलाके के लोगों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने की जो सलाह दी थी, उस हवाले से बताया जाता था कि रिहायशी मकानों में दरारें पड़ गई हैं, ज़मीन खिसक गई है, और ऐसे कुंभों को सरकार मुआवजा दे। लेकिन खबरें निकल के ये भी आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार की जो आला सतही मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि जिन कुंभों के मकानात जो हैं वो सरकार के लैंड पे, स्टेट लैंड पे हैं, और उन्होंने ज़बरदस्ती या जिस तरीके से उन पर अपने रिहायशी मकान, दफ्तर या वर्कशॉप कायम किए हैं, उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि सरकार अगर मुआवजा देगी, किसी दूसरी जगह मुतबादिल जगह फराहम करेगी, तो ये सिर्फ उन ज़मीन वालों को होगा जिनकी इमारतें, जिनके कानूनी ढांचे, जिनके घर, जिनके दफ्तर वगैरह उनकी आबाद ज़मीन पे, मिल्कियती ज़मीन पे होंगे। ऐसे ही लोगों को मुआवजा फराहम किया जाएगा। सरकारी हलकों के से खबर आ रही है कि इस हवाले से इक़दाम उठाए जाएंगे, और बाज़ आबादकारी भी उन्हीं घरानों की होगी जिनके घरों में जो दरारें पड़ी हैं वो मिल्कियती ज़मीन पे होंगी। तो ज़रा मिल्कियती ज़मीन का हाल अहवाल बांडीपोरा की इस तस्वीर से दिखाते हैं। बांडीपोरा की तस्वीर देख लीजिएगा। दरियाई जेहलम खतरे के निशान पे पहुंच चुका है। दरियाई जेहलम का बंड जो है बांडीपोरा में, बांडीपोरा के हाजन में, हाजन पुल के नज़दीक खिसकता जा रहा है। आप ज़रा थोड़ी सी तस्वीर दिखा दीजिएगा। बंड जो है, ये दरियाई जेहलम जो है अब ख़तरा बन चुका है। कई बार हमने बताया था कि वहाँ बंड के आसपास ये ज़मीन जो है, बंड के आसपास ज़मीन को खोदने का सिलसिला शुरू हो चुका था, दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, और कई बार ज़िला तरक्याती जो बांडीपोरा हैं या हमारे जो इदारे हैं उनको बताया था कि यहाँ रेत निकालने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, रेत ना निकालने दीजिए। लेकिन अब जो रेत वगैरह निकाली, दरियाई जेहलम के किनारे खिसकना शुरू हुए, और दरियाई जेहलम अपना रुख अब किधर की तरफ मोड़ेगा वो वक्त ही बताएगा। क्या हाजन अब आने वाले वक्त में सेफ रह पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि दरिया अपनी सिमत शायद बदल न दे, बंड खिसकने लगा है। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का अब तक से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाजत कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। श्रीनगर में सोलर लाइट्स नहीं, ट्रैफिक लाइट्स खराब है। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्चा किया जा चुका है। उस ट्रैफिक लाइट्स चलती क्यों नहीं है उस पर भी आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं, कल ज़रूर। आज इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह।